नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है जानवर। कहानी के शीर्षक से ही आप सभी को पता चल गया होगा इस कहानी का कथानक क्या है। ये बात सच भी है। इस कहानी की नायिका शालिनी, जो बहुत मॉडर्न है, लड़कों के साथ दोस्ती करना, उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, स्टडी करना उसका शौक है। उसकी माँ इसके लिए मना करती है, लेकिन शालिनी उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। और एक बार उसके साथ ऐसी घटना घटती है कि उसका सबसे गहरा दोस्त जानवर बनकर शालिनी के साथ दरिंदगी करता है। ये देखकर शालिनी स्तब्ध रह जाती है, वो टूटकर बिखर जाती है और तब उसे अफसोस होता है कि मॉडर्न बनने के चक्कर में उसने क्या कुछ गंवा दिया है। शालिनी आगे जाकर क्या निर्णय लेती है, क्या उस दर्द को वो जीवन पर्यंत ऐसे ही भोगती रहती है या वो कोई ऐसा निर्णय लेती है जिससे वह उस दर्द से उबर सके। ये सब जानने के लिए चलिए सुनते हैं मेरी कहानी जानवर, मेरी ही जुबानी। मैं हूँ डॉक्टर कंचन शुक्ला। मोना, तुम इस समय कहाँ जा रही हो? मोना की बड़ी बहन शालिनी ने उससे पूछा। माय डियर दीदी, मैं कंबाइंड स्टडी के लिए अपने दोस्त गौतम के घर जा रही हूँ, मोना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और आज रात मैं वहीं रहूँगी, कल आपसे मुलाकात करूँगी। गुड नाइट दीदी। तुम गौतम के साथ उसके घर में अकेली रहोगी? शालिनी ने आश्चर्य से पूछा। नहीं दीदी, मेरे साथ रिया, रेखा, कुणाल और अमित भी वहाँ आ रहे हैं। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, मैं वह पहले ही लेट हो गई हूँ। यह कहते हुए मोना घर से बाहर निकल गई। मोना रात में अकेले लड़कों के साथ रहेगी, ये सोच सोचकर शालिनी का दिल बैठा जा रहा था। उसने बेचैनी महसूस की। वो वहीं कमरे में चहलकदमी करने लगी। क्या हुआ शालिनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तभी शालिनी की माँ सुनीता जी ने वहाँ आकर उससे पूछा। माँ, मोना रात में अपने दोस्तों के साथ अकेली रहेगी, मैं यही सोचकर परेशान हूँ, शालिनी ने अपनी माँ को जवाब दिया। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? वो तो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात में स्टडी करती है, सुनीता जी सहजता से जवाब दिया। माँ, आपको उसे लड़कों के साथ रात में स्टडी करने से मना करना चाहिए, शालिनी ने कहा। तुम भी तो रात को अकेले स्टडी करने जाती थी, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं मना किया, तो आज मोना को क्यों मना करूँगी? सुनीता जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तुम कब से इस बात को गलत मानने लगी? सुनीता जी ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। एक बार मैंने तुम्हें मना किया था तो तुमने कितना हंगामा मचाया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? फिर तुमने अपने पापा से मेरी शिकायत भी की थी। उस समय तुम्हारे पापा ने मेरा कितना अपमान किया था। तुम लोगों के सामने उन्होंने कहा था, ये अनपढ़ गंवार औरत खुद तो जाहिल है, मेरी बेटियों को भी अपने जैसा बनाना चाहती है। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था, मेरे घर में तुम्हारे मैके के संस्कार नहीं चलेंगे, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी बेटियों को तुम कभी भी कहीं आने जाने से नहीं रोकोगी। उस दिन से मैंने तुम दोनों को कभी किसी काम के लिए नहीं रोका और ना ही किसी काम के लिए टोका। तुम लोग अपनी मर्जी की मालिक हो, जैसा चाहो वैसा करो। तुम लोगों को कुछ भी कहने सुनने का अधिकार तुम्हारे पापा को है, मुझे नहीं। मैं तो इस घर की केयरटेकर हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज वर्षों का छिपा हुआ दर्द सुनीता जी के मन से बाहर निकल आया। इतना कहकर सुनीता जी ने अपनी आंखों से निकल आए आंसुओं को छुपाते हुए बहुत कोशिश की और वहाँ से चली गई। शालिनी ने माँ के आंसुओं को देख लिया था और उनके दिल की पीड़ा को भी महसूस किया। शालिनी भी अपने कमरे में चली गई।
उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सोचने लगी, माँ के इस दर्द का कारण मैं हूँ। मैंने ही अपने पापा को माँ के खिलाफ भड़काया था, क्योंकि मैं अपनी स्वतंत्रता में कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मैं चाहती थी मैं स्वच्छंद होकर अपने दोस्तों के साथ घूमूं फिरूं। मैंने माँ के प्रेम और संस्कार को बंधन समझा, जिसकी बहुत बड़ी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैं अपने दिल पर लगे घावों की पीड़ा को किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। ये सोचते हुए शालिनी अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। आज से 3 साल पहले की बात है। मम्मी, मैं विनोद के घर स्टडी के लिए जा रही हूँ। आज रात वहीं रहूँगी, शालिनी ने अपनी माँ से कहा और वहाँ से जाने लगी। तभी सुनीता जी ने कहा, शालिनी रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये हर दूसरे तीसरे दिन तुम पढ़ाई के नाम पर रात को घर से बाहर रहती हो, ये ठीक नहीं है बेटा। तुम अब बड़ी हो गई हो, इस तरह लड़कों के साथ रात में अकेले रहना उचित नहीं है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो बहुत बदनामी होगी। मम्मी, मैं वहाँ अकेली नहीं रहती, मेरी सहेलियाँ भी वहाँ होती हैं। आप अपने ज़माने की बात ना कीजिए, जब लड़कियों को घर में बंद करके रखा जाता था। हम लोग नए ज़माने में जी रहे हैं। यहाँ लड़कियाँ भी लड़कों के साथ उठती बैठती हैं। मेरी सहेलियों की मम्मी तो उन्हें नहीं रोकती टोकती। आपको हमेशा ये समस्या रहती है, मैं लड़कों से दोस्ती क्यों करती हूँ। आपका यही विचार मुझे जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। विनोद के घर पर सभी सुविधाएं हैं, इसलिए सारे दोस्त उसी के घर एक साथ पढ़ते हैं। उसका घर बहुत बड़ा है, उसके घर में नौकर चाकर हैं। आप क्या चाहती हैं, मैं भी तुम्हारी तरह सिर्फ रोटियां से सेकने का काम करूं? शालिनी ने गुस्से में व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी माँ को जवाब दिया। मेरा ये मतलब नहीं है बेटा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ तुम रात में अकेले लड़कों के साथ ना रहो। सुनीता जी ने समझाने की कोशिश की। तभी शालिनी के पापा वहाँ आ गए। उन्होंने पूछा, क्या बात हो रही है तुम दोनों में? सुनीता जी कुछ बोलती उससे पहले ही शालिनी ने रोते हुए कहा, पापा, मम्मी रोज मुझे अपने दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए रोकती हैं। वहाँ विनोद के घर में सभी सुविधाएं हैं, इसलिए मैं वहाँ जाती हूँ। मम्मी को लगता है हम लोग वहाँ मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, आज के बाद मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर इस बार मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो कहीं अच्छी जगह मेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा। इसकी जिम्मेदार सिर्फ मम्मी होंगी, फिर आप लोग मुझसे कुछ मत कहिएगा। गुस्से में कहकर शालिनी अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसके पापा की आवाज़ सुनाई दी, रुको बेटी, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। मैं इस गंवार औरत से तंग आ चुका हूँ। ये अपने जैसा तुम लोगों को भी बनाना चाहती है, जो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। थैंक यू पापा, आई लव यू। शालिनी अपने पापा से कहती हुई विनोद के घर चली गई। शालिनी जब विनोद के घर पहुंची तो वहाँ और कोई नहीं आया था। विनोद, आज अभी तक कोई आया क्यों नहीं? शालिनी ने पूछा। तुम बैठो, सभी आ ही रहे होंगे, विनोद ने कहा। तभी नौकर शरबत लेकर आया। उसने शरबत मेज पर रखा और जाने लगा। विनोद ने कहा, रामू काका, अब तुम जाओ, हम लोग खाना अपने आप निकाल कर खा लेंगे। ठीक है छोटे मालिक, कहकर रामू वहाँ से चला गया। विनोद ने शरबत उठाकर शालिनी को दिया। शालिनी ने कहा, तुम भी पियो। हाँ मैं लेता हूँ, विनोद ने धीरे से कहा। तभी फोन की घंटी बज उठी। विनोद ने फोन उठाया और कहा, अरे तुम लोग कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं? शालिनी आ चुकी है। ठीक है, तुम लोग आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं फ़ोन रखता हूँ। इतना कहकर विनोद ने फ़ोन काट दिया। शालिनी तब तक शरबत पी चुकी थी। उसे देखकर विनोद के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से स्वयं को संभाल लिया। शरबत पीने के बाद शालिनी का सिर चकराने लगा। उसने विनोद से कहा, पता नहीं क्यों मेरा सिर चकरा रहा है। विनोद ने मासूमियत से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों अचानक मुझे नींद आ रही है। शालिनी ने कहा, ठीक है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक सभी लोग आ जाएंगे, विनोद ने शालिनी से कहा। शालिनी वहीं बेड पर लेट गई और उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद
शालिनी ने महसूस किया कि कोई उसके नाजुक अंगों को सहला रहा है। उसने आँख खोलकर देखने की कोशिश की। उसने देखा विनोद उसके ऊपर झुका हुआ है और उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है। शालिनी ने विरोध करने की कोशिश की, पर नशे में होने के कारण उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। विनोद ने उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाया और उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। विनोद पूरी रात शालिनी के शरीर से अपनी हवस की आग बुझाता रहा। नशीली दवा के असर के कारण शालिनी अपने होशो हवस में नहीं थी, इसलिए वो विनोद का विरोध नहीं कर सकी। सुबह जब वो पूरी तरह होश में आई तो उसका सब कुछ लुट चुका था। उसने विनोद को नफरत से देखते हुए कहा, तुम इंसान नहीं, जानवर हो। तुमने दोस्ती के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। ईश्वर तुम्हें कभी नहीं माफ़ करेगा, इसकी सज़ा तुम्हें जरूर देगा। आज के बाद तुम्हारे जैसे जानवर से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दिया। मैंने अपने ही हाथों अपने माथे पर कलंक का टीका लगा लिया। अब मैं कभी भी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। विनोद, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िए निकले। इतना कहकर शालिनी फूट फूट कर रो पड़ी। विनोद खड़ा शालिनी को देखकर कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। उसने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, शालू, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई हो? तुम जवान हो, सुंदर हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने तुम्हें जवानी का स्वाद चखा दिया। तुम्हारा जिस्म बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी जवानी मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये रोना धोना छोड़ो और मेरे साथ जिंदगी का मजा लो। आज रात मैं तुम्हारा फिर इंतजार करूंगा। आज मैं शैंपेन की बोतल खोलकर रखूंगा। शैंपेन पीने के बाद जब तुम्हारा जिस्म मेरी बाहों में होगा तो स्वर्ग का मजा आएगा हम दोनों को। अब सती सावित्री बनने का नाटक छोड़ो, उठकर कपड़े पहनो, रात को पढ़ने के बहाने आना। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी मैं तुम्हें मर्द का सुख देता रहूंगा। विनोद की बात सुन शालिनी के पूरे बदन में आग लग गई। उसने एक जोरदार थप्पड़ विनोद के गाल पर लगाते हुए गुस्से में दांत पीस कर कहा, तू इंसान नहीं, दरिंदा है। मुझे तो शर्म आ रही है। मैंने तेरे जैसे जानवर से दोस्ती की। अगर मैंने किसी कुत्ते से दोस्ती की होती तो वो भी वफादार होता। तुझे तो जानवर कहना भी जानवर का अपमान है। आज के बाद अगर तू मेरे सामने भी आया तो तुझे गोली मार दूंगी। उस समय शालिनी की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। शालिनी का ऐसा रूप देख विनोद का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसने घबराकर अपनी नज़रें झुका ली। शालिनी ने उसे घृणा से देखा, फिर अपनी बेबसी पर उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वो अपना सब कुछ गंवाकर अपने घर लौट आई। उसके बाद उसने कभी भी विनोद से कोई संबंध नहीं रखा। विनोद भी उससे दूर ही रहा। शालिनी के दूसरे दोस्तों ने उससे पूछा कि वो विनोद के घर स्टडी के लिए क्यों नहीं आती। तब उसने कहा उसकी माँ को रात में बाहर रहना पसंद नहीं है। उस घटना के बाद वो कभी रात को किसी दोस्त के घर नहीं गई। उसका तो दोस्ती पर से विश्वास ही उठ गया था। उसके बाद वह गुमसुम रहने लगी। उसके मम्मी पापा ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने झूठी कहानी बनाकर सुना दी। उसने कहा उसकी सहेली के मम्मी पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, इसी वजह से वो परेशान है। इसी बीच उसकी बैंक में नौकरी लग गई, वो दूसरे शहर चली गई। आज पूरे 3 साल बाद जब वो घर आई तो उसने अपनी मासूम बहन को भी वही नादानी करते हुए देखा जो वो वर्षों पहले कर चुकी थी। वो अतीत से वर्तमान में लौट आई। उसने आज फैसला कर लिया वो अपने मम्मी पापा को अपने साथ घटी उस घटना के बारे में सब कुछ बता देगी जो आज तक उसने छुपा के रखा था। वह सुबह का इंतजार करने लगी। जैसे ही मोना सुबह घर आई उसने उसे मम्मी पापा के कमरे में बुलाया और अपने पास बिठाया। शालिनी ने गंभीरता से कहा, पापा, आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ जिसे मैंने वर्षों से अपने दिल में छुपा रखा है। अब वो राज मैं और ज़्यादा देर अपने दिल में दफन नहीं कर सकती। क्या बात है बेटा, तुम किस राज की बात कर रही हो और इतनी गंभीर क्यों हो?
शालिनी के पापा ने पूछा। शालिनी ने गहरी सांस ली। फिर उसने बरसों पहले अपने साथ घटी घटना के बारे में अपने मम्मी पापा को और अपनी बहन को बता दिया। शालिनी की बात सुन उसके पापा स्तब्ध रह गए, पर सुनीता जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस शालिनी को देखती रही। तभी शालिनी ने मोना से कहा, मोना, जो गलती मैंने की है वो तुम ना करो, वरना मेरी तरह जीवन भर स्वयं को माफ़ नहीं कर पाओगी और तुम्हारी आत्मा पर लगा घाव तुम्हें जीवन पर्यंत दर्द देता रहेगा। इस दुनिया में इंसान के रूप में जानवरों की कोई कमी नहीं है, जिन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। अपनी बात कहकर शालिनी चुप हो गई। फिर अपनी माँ के पास जाकर जमीन पर बैठ गई। उनकी गोद में सिर रख दिया और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मैंने आपको गलत साबित करने के लिए स्वयं को ही बर्बाद कर लिया। सुनीता जी ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी उंगलियां शालिनी के बालों में कंघी करने लगी। बेटी का दर्द महसूस करके उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ये थी मेरी कहानी जानवर। आपने देखा किस तरह शालिनी स्वयं को मॉडर्न साबित करने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए लड़कों से दोस्ती करती है, उनके साथ मौज मस्ती करती है, घूमने फिरने जाती है, रात में उनके साथ उनके घर में रहकर स्टडी करती है, जिसका फ़ायदा उसका एक दोस्त उठाता है और उसका पूरा जीवन ही तबाह हो जाता है। शालिनी के दिल पर जो घाव लगा, जो पीड़ा उसकी आत्मा को हुई, शरीर के साथ साथ उस पीड़ा को सिर्फ शालिनी ही महसूस कर सकती है। कोई भी लड़की बलात्कार जैसे दर्द को कैसे सहन करती है, ये वही समझ सकती है। शालिनी ने जो गलती की थी वो गलती अपनी बहन को नहीं करने देना चाहती थी, इसीलिए अपने दिल में छुपे राज को वो अपने मम्मी पापा से कह देती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। आज का ज़माना बदल रहा है, लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक लक्ष्मण रेखा है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लड़कों से दोस्ती करना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें पहचान कर उनसे दोस्ती कीजिए और दोस्ती की भी एक सीमा हो, एक मर्यादा हो, उसका उल्लंघन करना उचित नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य कब बदल जाए, उसकी नीयत कब बदल जाए, कहा नहीं जा सकता है। रात रात लड़कों के साथ घूमना, अकेले उनके साथ रहना, ये उचित नहीं है। कुछ परंपराएं, कुछ मर्यादाएं जो बनाई गई हैं वो कुछ सोच समझ के बनाई गई हैं। जो लड़कियां स्वतंत्रता के नाम पर उन मर्यादाओं का उल्लंघन करती हैं, वो जीवन में ऐसे ही घाव को सहती हैं। आप अपने लिए जीजिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी मर्यादा में रह करके। स्वतंत्रता के नाम पर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लड़कों से दोस्ती तो ठीक है, लेकिन दोस्ती से आगे बढ़ना उचित नहीं है। शालिनी ने अगर अपनी माँ की बात मान ली होती तो उसके साथ ये हादसा ना होता। उसने दोस्ती की एक मर्यादा रखी होती, उसे उसी समय समझ जाना चाहिए था, और दोस्त क्यों नहीं आए हैं, मैं अकेली क्यों हूँ। वहीं उसे निर्णय ले लेना चाहिए था कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी और विनोद के घर से आ जाती, तो शायद वो उसके साथ जो हुआ है वो ना होता। लड़की को ही ये निर्णय लेना होगा कि क्या उचित है क्या नहीं। हाँ, अलग बात है कि हर जगह लड़कियां ऐसा निर्णय नहीं ले पाती, कहीं कहीं वो मजबूर हो जाती हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ पर वो निर्णय ले सकती हैं वहाँ निर्णय लेना चाहिए और अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। ये मेरी राय थी, आप लोग की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं
आप लोग के सब्सक्राइब करने का इंतज़ार करूँगी और मुझे विश्वास है मेरे YouTube के दोस्त मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर मेरी कहानी में कोई त्रुटि है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।